सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशंस अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि सेक्शन 22 से लेकर 25 तक है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शालिनी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट बीइंग लीगल। कन्फेशन is an admission made at any point of time by any person charged with the crime. So guys, confession जो है वो एक सब स्पीशी है एडमिशन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने एक वेन डायग्राम बना हुआ है या जिसमें ये बता रहा है कि एडमिशन जो है वो एक स्पीशी है, तो कन्फेशन जो है वो उसके अंदर आता है, वो एक सब स्पीशी है। सो बेसिकली हमने पहले क्या पढ़ा था कि एडमिशन जो है वो एक स्टेटमेंट है। कन्फेशन क्या हुई? कन्फेशन इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। ओके, सो कन्फेशन जो है, हम आम भाषा में अगर बात करें तो कन्फेशन मतलब कोई भी एक गलत काम कर दिया है मैंने, या कोई भी गिल्ट है मेरे अंदर या कुछ भी, हम आम भाषा में बोलते हैं कि मैंने कन्फेस किया है उसको, मैंने अपने जो मन की बात है वो सामने वाले बंदे को बताई है। सो यहाँ पर कन्फेशन का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई भी क्राइम किया है या फिर कुछ भी ऐसा गलत काम किया है, तो जाकर मैं ये कन्फेशन किसी भी अथॉरिटी को देता हूँ या फिर किसी भी पर्सन को दे देता हूँ। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। तो जो कन्फेशन है, इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन फुल्ली और पार्शली एक्नॉलेजेस द गिल्ट इन रिलेशन टू द क्राइम चार्ज्ड। ओके, सो कन्फेशन बेसिकली क्या है? एक एक्यूज्ड पर्सन दे रहा है। लेकिन एडमिशन क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट वेदर रिटन और ओरल बाय एनी पार्टी by someone whose statement are considered relevant। तो एडमिशन जो है वो कोई भी बंदा दे सकता है किसी भी केस में, सिविल और क्रिमिनल दोनों। लेकिन यूजुअली कन्फेशंस जो हैं दे आर स्पेसिफिकली अप्लाइड टू हमारा क्रिमिनल केसेस। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है कि अगर कन्फेशन जो है इट इज गिवन वॉलंटैरिली, वहां पर उस कन्फेशन को हम मान सकते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। लेकिन जब एडमिशंस होते हैं दे आर नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, दे आर ओनली सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस। ओके, तो वहां पर इट नीड्स करॉबोरेशन ऑल्सो, ऑल्दो कन्फेशंस ऑल्सो नीड करॉबोरेशन। लेकिन काफी ऐसी जजमेंट्स हैं विच आर बेस्ड ऑन कन्फेशंस, लेकिन एडमिशंस के केसेस में ऐसा नहीं होता है, इट नीड्स टू बी करॉबोरेटेड। ओके, तो जो एडमिशन है हमारा, इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, लेकिन इट विल ऑपरेट एज एन एस्टॉपल। यानी कि अगर मैंने कोई एडमिशन दिया है किसी भी सूट में, तो वहां पर अगर मैंने कोई एडमिशन दे दिया आगे चलकर, इट माइट नॉट बी अ कंक्लूसिव प्रूफ जिस पे जजमेंट बेस कर दी जा सके, लेकिन इट एक्ट्स एज एन एस्टॉपल। मुझे रोकेगा कि मैं उसको, जो मैंने पहले एडमिशन दिया था, उसको चेंज ना करूं, या फिर अगर उस मेरे एडमिशन पे किसी ने कुछ एक्ट कर दिया है तो आई विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट कन्फेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, कन्फेशन का मतलब क्या है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया, मैं वहां पे जाके मानती हूं कि ये मेरी गलती थी, यही कन्फेशन है बेसिकली, है ना। लेकिन एडमिशन क्या है? इट माइट नॉट जस्ट बी रिलेटेड टू द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड, वो हमें सर्कमस्टांसेस बताता है केस के। एंड अगर वो सर्कमस्टांसेस या फिर वो स्टेटमेंट्स हमें लगता है कि दे आर रेलेवेंट, ओनली देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एडमिशंस। इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पर कोई गिल्ट जो है वो माना गया हो किसी भी पार्टी के थ्रू। ओके, तो हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखते हैं। कन्फेशन का एग्जाम्पल है I killed the victim. This is a confession as it directly admits to the crime. लेकिन हमारे admission का क्या example है? It says I was at the scene of the crime. This is an admission as it acknowledges a fact relevant to the case but not directly admit the committing of the case. यानी कि हमारा जो second example है वो वहां पर ये बता रहा है कि मैं present था सीन ऑफ क्राइम पे, लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि वो सीन ऑफ क्राइम पे प्रेजेंट था तो उसी ने मर्डर किया। ओके, सो हम फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कन्फेशंस और एडमिशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन। अब एक्यूज्ड जब जाकर कोर्ट में स्टेटमेंट देता है तो वो दो तरह की स्टेटमेंट हो सकती है। एक हो सकती है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, दूसरी हो सकती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। ओके, सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है।
So inculpatory statement basically means कि a statement in which accused admits guilt or acknowledges the fact that imply their involvement in the crime. Okay. So inculpatory statement क्या होती है कि जब मैं कोर्ट में जाकर कोई स्टेटमेंट देती हूँ एंड वहाँ पर ये मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, है ना, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है बेसिकली कि मेरी गलती थी कि मैंने ये क्राइम किया है. सो दिस इज नोन एज इनकल्पेटरी स्टेटमेंट. ओके. एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट इन विच द एक्यूज डिनाइज द गिल्ट और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट सजेस्ट्स हिज इनोसेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टी है, उसके अगेंस्ट केस चल रहा है और वो वहां पर कहता है कि मैं तो क्राइम सीन पर प्रेजेंट ही नहीं था, मैं तो कहीं और था, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में था, और वहां पर दिल्ली में उसकी फोटोग्राफ हमें एक कैमरा में मिलती है कि हाँ जी जिस टाइम पे क्राइम हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बंदा यहाँ पर प्रेजेंट था एंड यहाँ पर इसकी सीसीटीवी इमेज भी आई. सो दिस इज नोन एज एस्कल्पेटरी स्टेटमेंट. दैट मीन्स आई एम टेलिंग यू कि मैं वहां पर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. सो ऑल द नेगेटिव सेंटेंसेस विच डिनाइज कि मैंने क्राइम नहीं किया है are known as exculpatory statement. But the sentences, the statements which say कि मैंने क्राइम किया है, positive sentences, they are known as inculpatory statements. Okay. Inculpatory statement का nature क्या होता है? It admits the involvement in the crime. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट का नेचर होता है कि डिनाइज द इन्वॉल्वमेंट एंड सजेस्ट द इनोसेंस ऑफ द पर्सन. ठीक है. लीगल इम्पैक्ट क्या होता है इसका कि जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन हिज केस. ठीक है. उसी के केस में एक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज हुआ था. लेकिन जो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है दे कैन सपोर्ट द डिफेंस केस. वाई? बिकॉज वहां पर वो डिफेंस ले लेगा कि जी मैं तो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था. मूविंग ऑन फर्दर, जो हमारा एडमिसिबिलिटी है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स की, इट सेज दैट इट मस्ट बी वॉलंटरीली विदाउट कोएजन, इंड्यूसमेंट और थ्रेट, और ओनली देन इट विल बी एडमिसिबल इन द कोर्ट. ओके. सो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. कोएजन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. ओनली देन इट शुड बी वॉलंटरीली, तभी वो माना जाएगा, कोर्ट में रेलिवेंट होगा. लेकिन एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट में क्या होता है? दे आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी रिगार्डिंग देयर वॉलंटरीलीनेस. अब वहां पर जो है वो कोर्ट के ऊपर एक बर्डन आ जाता है, सॉरी प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन आ जाता है कि अब आपको प्रूव करना है. जी डिफेंस ने तो डिनाई कर दिया कि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, तो अब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि नहीं वो वहां पर प्रेजेंट थे. ओके. सो दिस इज हाउ इट गोज. मूविंग ऑन फर्दर, हमारे जो कन्फेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. सो हमारा जो जुडिशियल कन्फेशन होता है इट इज अ कन्फेशन विच रेफर्स टू विच इज मेड बाय द एक्यूज्ड पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट और इन द कोर्ट ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग. मतलब जो भी कन्फेशन मैं एक कोर्ट में या फिर एक मैजिस्ट्रेट के सामने लेती हूँ इट इज नोन एज जुडिशियल कन्फेशन. सिंपल. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो आउटसाइड द कोर्ट है, उसके ऊपर कोई मतलब लीगल वो है ही नहीं आसपास, एंड वो अपना कन्फेशन दे रहा है टू समवन विच इज अदर दैन द मैजिस्ट्रेट और द जज. अब वो कोई भी पर्सन हो सकता है, ही कैन बी द रिलेटिव ऑफ द पर्सन, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है इट इज गिवन टू द पुलिस आउटसाइड द कोर्ट. ओके. सो दैट इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि एनी स्टेटमेंट, एनी कन्फेशन गिवन टू द पुलिस इज नॉट रेलिवेंट अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एज वी विल रीड फर्दर. ओके. ऑल्सो अगर पुलिस को एक कन्फेशन दिया गया एंड पुलिस जो है वहां पर, मान लो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, या सॉरी फ्रेंड नहीं है, कोई एक पर्सन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि वो पुलिस में है कि नहीं, वो एक सिविल यूनिफॉर्म आई मीन सिविल ड्रेस में आता है, आई डोंट नो हिम. ठीक है. एंड वहां पर आई मेक द कन्फेशन. विल इट बी रेलिवेंट? नो, इट विल नॉट बी रेलिवेंट. वाई? बिकॉज आफ्टर ऑल वो है तो पुलिस ऑफिसर ही. ओके. अब हम आगे समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. ओके. सो
जो फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज अ जुडिशियल कन्फेशन रेफर्स टू द कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट इज अंडर 183 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाउ. ठीक है, पहले ये कहाँ था? पहले ये 164 CRPC में था. ओके, ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो कन्फेशंस होते हैं, दे आर नॉट ऑन ओथ. ओके, दे आर जस्ट द स्टेटमेंट्स मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट. ओके, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? वो कहीं भी किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ नहीं है टू टेक कन्फेशंस. ओके, नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड जुडिशियल कन्फेशन. द पर्सन टू whom जुडिशियल कन्फेशन इज मेड नीड नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस. जरूरी नहीं है उसको एज अ विटनेस बुलाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं जुडिशियल कन्फेशन दे रही हूँ तो मैं तो खुद ही दूंगी ना अपना. मैं तो एक्यूज्ड हूँ, आई एम एडमिटिंग माई गिल्ट, तो मेरे को एज अ विटनेस क्यों बुलाएंगे? लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है कि हम उस पर्सन को बुलाते हैं कोर्ट में जिसको उस एक्यूज पर्सन ने बाहर कन्फेशन दिया गया होता है, इन ऑर्डर टू ही विल बी कॉल्ड एज विटनेस, इन ऑर्डर टू नो कि जो कन्फेशन उस पर्सन को दिया गया था वो क्या कन्फेशन था. ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल कन्फेशन कैरीज सिग्निफिकेंट एविडेंशियरी वैल्यूज. कोर्ट ऑफन सीक्स corroboration बट आर मोर लाइकली टू रिलाई ऑन द जुडिशियल कन्फेशंस. यानी कि जब हम एक जुडिशियल कन्फेशन ले लेते हैं, कोई कोर्ट में एडमिट कर लेता है कि मैंने क्राइम किया है, तो इट इवेंचुअली बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी उसके फेवर में जा रहे हो. ओके, तो इट इज़ वेरी ईजी. हमारे बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जहां पर जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे ही उस पर्सन को सजा दी गई है. लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है, इट कैरीज लेस वेट. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. कोर्ट को वहां पर बहुत कॉशन के साथ उसको जो एविडेंस दिया गया होता है उसको corroborate कर ही उसको हम रेलिवेंट मानेंगे केस में. ओके, मूविंग ऑन फर्दर, द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट इंश्योर्स कि जो कन्फेशन है इट शुड बी वॉलंटरीली गिवन विदाउट कोइजन और इंड्यूसमेंट और थ्रेट. ओके, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है उसमें तो ऐसा कुछ केस होता ही नहीं है. वहां पे तो हम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस देखते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरे ऊपर, मैं कोर्ट में खड़ी हूँ, मेरे ऊपर 100 तरह का प्रेशर हो सकता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मुझे अथॉरिटीज़ ने बोला हो कि आप कन्फेशन दे दो, हम आपको छोड़ देंगे. हमने बहुत बार देखा है ये चीज़ें कि हमें पुलिस एक तरह से या फिर अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी जो है वो ये कहती है कि आप मान जाओ, हम आपको कम सज़ा दिलवा देंगे हमें से. तो दिस काइंड ऑफ जो स्टेटमेंट्स जो हमें अथॉरिटीज़ देती हैं, दे आर नोन एज प्रेशर बिल्ड करना, या फिर वॉलंटरीली वहां से बंदा नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे फेवर में चले जाएगा. ओके, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं बाहर किसी इंसान को अपने कन्फेशन दे रहे हो, वहां पर आपके ऊपर एज सच कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कुछ भी नहीं है. बट वो हमें सर्कमस्टांसेस देखने के बाद ही उसको कंसिडर करना पड़ेगा. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विच सेज confession caused by inducement, threat, coercion और promise when irrelevant in criminal proceeding. तो अब जो ये हमारा सेक्शन 22 है ना, that was section 24, 28 and 29 earlier in Indian Evidence Act. अब जो है इन तीनों सेक्शन को क्लब करके सेक्शन 22 में ही डाल दिया है, विद सब सेक्शंस बना दिए उसके और एक प्रोवाइजो बना दिए. ओके, तो हमारा जो सेक्शन 24 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इसका फर्स्ट क्लॉज है, विच स्टेट्स, हमारा जो 22 है, इट स्टेट्स अ कन्फेशन मेड बाय एनी एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, coercion, promise or having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him. अब ये जो इसका फर्स्ट क्लॉज है 22 का, what does it says? It says कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि कोई भी ऐसा कन्फेशन विच इज इन क्वेश्चन कोर्ट में,
तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी? उसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कन्फेशन है इट इज़ वॉलंटैरिली गिवन बाय द एक्यूज्ड, ठीक है, वहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस नहीं हुआ है अथॉरिटी के। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब हम अथॉरिटीज़ के पास होते हैं तो वहाँ पर वो हमारा एक तरह से टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशन फ्रॉम अस, वो हमें लालच दे सकती है कि हम आपको कम सज़ा करवा देंगे, या फिर हम आपको, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो पर्सन इन अथॉरिटी हमारे साथ कर सकता है। हम आपको कम सज़ा दिलवा देंगे, हम आपको बचा लेंगे, ये सब चीज़ें बोल बोल के वो आपको निकलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोर्ट को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा कन्फेशन नहीं है जो वहाँ पर दिया जा रहा है बाय द एक्यूज्ड टू गेन एनी काइंड ऑफ एडवांटेज, ठीक है, या तो उसे बचा लिया जाए या फिर टू अवॉइड एनी ईवल, या फिर उसकी सज़ा कम कर दी जाए, या फिर किसी भी ऐसे वे में। ओके, सो यहाँ पर एक नोट है विच सेज कि कन्फेशंस आर नॉट अंडर ओथ अंडर 183 BNSS। नाउ वाई इज इट सो कि हम कन्फेशंस जो है वो ओथ के अंडर नहीं लेते हैं? बिकॉज जब हम किसी बंदे को ओथ दिलाते हैं, सबसे पहली बात तो वहाँ पर उसके साथ ओथ दिलाने के साथ एक रेपरकशन भी आता है कि अब अगर आपने ये ओथ लेने के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग दी हैं और बाद में प्रूफ हो जाता है कि आपने वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत दी हैं, या फिर आपने कोर्ट को मिसगाइड किया है उन स्टेटमेंट से, तो वहाँ पर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आपको सज़ा हो सकती है। दिस इज़ द रीज़न कि हम कन्फेशंस को ओथ के अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी टाइप का जो है प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं एक्यूज्ड पे कि अगर बाय चांस वो गलती से भी एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किसी के बर्डन में आके एक्सेप्ट कर रहा है और कोर्ट को नहीं पता चल पा रहा है, तो बाद में अगर वो उससे रिट्रैक्ट करता है, इवन देन ही विल नॉट बी पनिश्ड अंडर एनी सच कंटेम्प्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ? इनिशियली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कन्फेशन का किसी पे भी नहीं होता है। वाई? पहली बात तो क्योंकि वो ओथ पे नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर एक्यूज्ड बाद में चाहे तो वो उससे रिट्रैक्ट कर सकता है, या फिर उसको बोल सकता है कि वो जो कन्फेशन है दैट वाज गिवन आई वाज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, या कुछ भी जो भी उस टाइम पे सिचुएशंस रही थी उसमें वो रिजेक्ट कर सकता है। इवन अगर कोर्ट को लगता है कि द पर्सन हु इज गिविंग कन्फेशन इज इन नॉट द राइट स्टेट ऑफ माइंड, तो वहाँ पर कोर्ट भी उसको सुओ मोटो एक्सक्लूड कर सकता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे टू प्रूव कि वो कन्फेशन सही है कि नहीं, वो किसी के ऊपर नहीं होता। ओके, नाउ इंड्यूसमेंट जो होती है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑल्सो, इम्प्लाइड भी, ठीक है। एक्सप्रेस तो आपको पता ही है कि हम बोल के बोल सकते हैं, या फिर कोई प्रेशर क्रिएट करवा सकते हैं। इम्प्लाइड भी हो सकता है कि हम एक्शंस ऐसे कर रहे हैं, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे बोले जा रहे हैं उसे जिनसे पता चलता है कि कोई काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है उस एक्यूज्ड के ऊपर। एक्यूज्ड induced by his own belief that authorities would soften the attitude towards him cannot be said to be non-voluntarily। अब यहाँ पर अगर accused को खुद ही लगता है कि अगर मैं इनको सच बता दूंगा तो शायद मुझे कम सज़ा मिल जाएगी, या फिर शायद कोर्ट विल फेवर मी, दिस इज़ नो ग्राउंड, दिस कैनॉट बी सेड एज कि वो जो था नॉन वॉलेंटरीली था, वो वहाँ पर वॉलेंटरीली ही है। वाई? बिकॉज वो तो उसका खुद का बिलीफ था ना कि कोर्ट विल हेल्प मी। ऐसा कोर्ट ने तो खुद नहीं आके बोला था, या फिर ऐसा शो तो नहीं किया था उसे, है ना। मूविंग ऑन फर्दर, हमारा जो प्रोवाइजो है अब इसका फर्स्ट वाला 22 का, इट वॉज अंडर सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट अर्लियर। हमारा 28 क्या कहता था? Provided that if the confession is made after the impression caused by such inducement, threat, coercion or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, it is relevant। ठीक है, तो अगर कोर्ट को पहले लगता था कि कोई जो कन्फेशन दिया है इट वॉज अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस या फिर कोएजन, और अब वो फुल्ली रिमूव कर दिया जा चुका है, इवन देन द एक्यूज्ड इज कन्फेसिंग कि मैंने ही क्राइम किया है, तो उस केस में जो है इट विल बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, अब इसका जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है इट वाज सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अर्लियर। ओके, हमारा 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? इट सेज
provided further that if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because. अब यहाँ पर हमें कुछ situations बताई जा रही हैं जिनके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा कन्फेशन है इट वॉज अर्लियर रेलिवेंट, लेकिन जब हमारे सामने ये 5 सिचुएशंस सामने आती हैं तो इररेलेवेंट हो जाता है. ऐसा नहीं होता. अगर ये 5 सिचुएशंस होती हैं, इवन देन द कन्फेशन विल बी कंसिडर्ड रेलिवेंट इन ऑल दीज केसेस. ओके, सो व्हाट आर द केसेस सर्कमस्टांसेस? फर्स्ट इज इट इज मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, यानी कि एक सीक्रेट, हम कह रहे हैं कि एक सीक्रेट था, हमें सीक्रेट रखने को कहा गया था ये कन्फेशन, ठीक है, और मुझे पता नहीं था और मैंने बता दिया तब भी. दैट डजंट मीन कि अगर मुझे किसी ने बोला था कि इसको सीक्रेट रखना है और मैं इसको सीक्रेट नहीं रखता हूँ तो बाद में जब मुझे पता, कोर्ट को पता चलता है कि इट शुड हैव बीन अ सीक्रेट, तो वहां पर वो इररेलेवेंट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इवन देन इट विल बी रेलिवेंट. नेक्स्ट इज और इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन, या फिर वो बोले कि मुझे तो जी डिसीव किया गया था, ठीक है, मुझे ना मतलब ऐसे पोर्ट्रे किया गया था कि एज इफ मुझे कोई इस कन्फेशन को देने के बाद आई विल बी सेफ, या फिर कोई भी ऐसे डिसीव किया गया था, ठीक है. नेक्स्ट इज और व्हेन ही इज ड्रंक. अब अगर दारू के नशे में धुत अगर वो कोई कन्फेशन कर रहा है, दैट डजंट मीन ना कि वो that confession will not be considered as relevant. Even then it will be relevant. Next is because it was made in answer to the question which he need not have been answered. अब बाद में जाके अक्यूज्ड को पता चलता है, पहले तो जी उसने कन्फेशन दे दिया, बाद में उसको जाके उसका वकील बताता है या कोई भी कि तुझे तो ये देना ही नहीं चाहिए था, और वो कोर्ट में नेक्स्ट प्ली डाल देता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इसको आंसर करने के लिए लायबल नहीं हूँ और मैं आंसर कर देता हूँ. नहीं, वहाँ पर भी इट विल बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट. नेक्स्ट इज बिकॉज ही वॉज नॉट वॉर्न्ड दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशंस. ओके, अब हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें ये कहा तो गया है कि यू हैव टू टेल द पर्सन, द कोर्ट हैज़ टू मेक श्योर कि दे हैव टू टेल द एक्यूज्ड कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही हैज़ टू गिव एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट या फिर ये सब चीज़ें. लेकिन इवन इफ ऐसा नहीं वार्न किया गया है एक्यूज्ड को और वहाँ पर वो एक कन्फेशन देता है, तो दैट कन्फेशन विल बी रेलिवेंट अंडर लॉ. ओके, इसमें काफ़ी जजमेंट्स भी हैं इसके अगेंस्ट में कि दोनों जो सेक्शंस हैं आपस में दे कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. लेकिन काफ़ी कोर्ट्स ने ये चीज़ बोली कि जहाँ पर एक एक्यूज ने अपना कन्फेशन दे दिया है वो बाद में ये प्ली नहीं दे सकता कि आई वॉज नॉट वार्न्ड कि मुझे इसका आंसर नहीं देना या मुझे ये कन्फेशन नहीं मेक करना चाहिए. ओके, मूविंग ऑन फर्दर, हमारा नोट कहता है कि a retracted confession may form the basis of conviction if the court is satisfied that if it was true and voluntarily, but the court shall not base the conviction on such confession without corroboration. Okay, तो अब जो एक पर्सन है वो अपनी कन्फेशन देने के बाद रिट्रैक्ट कर लेता है. ओके, तो उस केस में कोर्ट को अगर लगता है कि बाकी सर्कमस्टांसेस और जो व्हेन द कोर्ट corroborates अदर एविडेंस और वहाँ पर उसको लगता है कि ये जो बंदे ने पहले कन्फेशन दिया था दैट वाज ट्रू ओनली एंड विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएजन, तो वहाँ पर इट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन. मूविंग ऑन फर्दर टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 23. It was section 25, 26 and 27 of Indian Evidence Act earlier. Now it is under one section only. Okay. So हमारे section 23 क्या कहता है? It says इसका सब clause 1 was section 25 of Indian Evidence Act. It says no confession made to the police officer shall be proved as against a person accused of any offense. Okay. तो ये तो हम सबको पता है कि हम पुलिस के सामने कोई भी confession जो है it is not considered as a confession. Okay, it will not be treated as relevant under the law. Okay, moving on further, जो हमारा section 26 था, now it is section 23 का subclause 2. It says no confession made by any person while he is in custody of the police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against him. यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में देता है कन्फेशन तो दैट विल नॉट बी रेलिवेंट. लेकिन अगर वही कन्फेशन वहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है इन हिज इमीडिएट प्रेजेंस तो फिर दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट. ओके,
Moving on further to our proviso of section 23, which was earlier section 27 of Indian Evidence Act. What does it say? It says, provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of police officers, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as related distinctly to the fact discovered may be proved. यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर जहाँ पर एक्यूज्ड ने कोई एक डिस्कवरी बताई है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूज्ड बताता है कि मैंने जिस कन्फेशन देता है पुलिस के सामने कि मैंने एक क्राइम किया है, मैंने चाकू से किसी को मार दिया और वो जो चाकू है मैंने उस पर्टिकुलर जगह पे छुपाया है, और पुलिस वहाँ पर जाकर छानबीन करती है और उसको पता चलता है कि जहाँ वो एक्यूज्ड बोल रहा था वहीं पर हमें वो चाकू मिला है। तो दैट स्टेटमेंट कि ये चाकू वहाँ पर मिला गया है और एक्यूज्ड ने बोला था कि मैंने मर्डर किया था, तो वो चाकू मैंने वहाँ पर छुपाया है, तो दैट amount of statement, that discovery will be relevant. We will not say कि जो पूरा confession है that will be relevant. We can only consider the amount, the statement which leads to the discovery. Okay. Moving on further, हमारे नोट पे नोट्स हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो NDPS, फेरा, एक्साइज, CBI, GST, ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं इनको हम पुलिस ऑफिसर का दर्जा देते हैं, लेकिन कस्टम, RPF, ED दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पुलिस ऑफिसर अंडर 23 क्लॉज 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये काफ़ी केसेस में हेल्ड हुए थे ये दोनों, कि कौन से जो हमारे ऑफिसर्स हैं दे विल बी ट्रीटेड एज पुलिस ऑफिसर्स और कौन से ऐसे। बेसिकली पुलिस ऑफिसर की हमने हमारी डेफिनेशन याद रखनी है जो हमारे CRPC यानी कि जो अब हमारा BNSS है उसमें गिवन है, ठीक है। व्हाट डज इट से? पुलिस ऑफिसर हर वो बंदा है जो कि एक चार्जशीट फाइल कर सकता है। ओके तो जो पर्सन एक चार्जशीट फाइल कर सकते हैं दे विल बी ट्रीटेड एज पुलिस ऑफिसर। सेम रूल अप्लाइज टू दिस सेक्शन ऑल्सो। ओके नाउ जो हमारा सेक्शन 23 का प्रोवाइजो है, इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन। व्हाट डज थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन स्टेट्स? थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन हमें ये बताती है कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट से कोई भी डिस्कवरी करते हैं तो वहाँ पर एक चेन ऑफ एविडेंस बनती है। ओके तो जब ये ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ रेस्ट चेन ओनली। ओके व्हेन चेन ऑफ एविडेंस हमारी बनती है एंड इट इज अ कंप्लीट सर्कल, व्हेन द चेन इज कंप्लीटेड ओनली देन वी विल कंसिडर इट एज only then a conviction can be based on it. Okay, so doctrine of confirmation जो है it is a very strong piece of evidence. Why? Because वहाँ पे हमें discovery हो रही है, ठीक है। Next section 23 का proviso जो है it is not, many people argued and in many cases it is argued that जो 23 का जो proviso है it is in कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है ये। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ मानी है दैट इट इज़ नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो हमारा 23 प्रोवाइजो है वो, बिकॉज ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एडमिसिबल अंडर लॉ विच लीड्स टू द डिस्कवरी। सिर्फ वही स्टेटमेंट, वही इंफॉर्मेशन वैलिड होगी विच लीड्स टू द डिस्कवरी। तो सिर्फ डिस्कवरी होने से आप पूरा इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते ना कि इसी ने मर्डर किया होगा। ओनली दैट डिस्कवरी इज रेलिवेंट। ओके दैट कन्फेशन इज नॉट रेलिवेंट, सो इट इज़ नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। ओके मूविंग ऑन फर्दर टू आवर सेक्शन 24. Section 24 was Section 30 of Indian Evidence Act earlier. It states consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for the same offence. अब यहाँ पर हमारा Section 24 कह रहा है when more persons than one are being tried jointly for the same offence and a confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. Okay, तो यानी कि यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है जिसने क्राइम किया है। ओके तो अगर दो बंदे
एक ही क्राइम के लिए फॉर द सेम ऑफेंस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक ही क्राइम के लिए एक ही केस में दे आर जॉइंटली ट्राइड, तो अगर कोई एक पर्सन कोई भी कन्फेशन देता है अगेंस्ट हिमसेल्फ एज वेल एज अदर, तो वो दैट विल बी रेलिवेंट अंडर लॉ। ओके, एक्सप्लेनेशन 1 हमारा कह रहा है कि ऑफेंस इज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूडिंग अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ द अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट दोनों को इंक्लूड करेंगे। हमारा एक्सप्लेनेशन 2 जो है दैट वाज नॉट अंडर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, बट नाउ दिस एक्सप्लेनेशन 2 हैज बीन एडेड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच स्टेट्स अ ट्रायल ऑफ मोर persons than one held in absence of accused who has absconded or who fails to comply with the proclamation issued under section 84 of BNSS 2023 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लीजिए 2 लोग थे, ठीक है, उनमें से एक तो प्रेजेंट हो गया कोर्ट में, दूसरा वाला जो है वो भाग गया, ठीक है, और इवन आफ्टर इशुइंग प्रोक्लेमेशन ही हैज नॉट कम टू द कोर्ट टिल डेट। इवन देन अगर वहां पर भी एक पर्सन जो है वो दूसरे के अगेंस्ट कोई कन्फेशन देता है, तो दैट कन्फेशन विल बी रेलिवेंट अंडर दिस सेक्शन। ओके, नाउ रीडिंग द इलस्ट्रेशंस, इसकी इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर ए कह रही है, इनमें कोई चेंज नहीं है, सेम इलस्ट्रेशंस थी जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी वो यहीं पर है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, इट इज प्रूव्ड दैट ए कहता है कि बी एंड आई मर्डर्ड सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जॉइंट ट्रायल था, सेम ऑफेंस था, तो वहां पर जो है ये बी की ए की जो स्टेटमेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड रेलिवेंट। वाई? बिकॉज उसने सेम ऑफेंस और सेम ट्रायल में बोला है। नेक्स्ट हमारी जो इलस्ट्रेशन है बी, वो ये बता रही है कि ए ऑन हिज ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी। अब यहाँ पर किसका ट्रायल हो रहा है? सिर्फ ए का, बी को तो इंक्लूड किया ही नहीं ना। तो वहां पर अगर बी किसी को कहता भी है कि ए एंड आई मर्डर्ड सी, तो दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस केस, ए के केस में। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट जॉइंटली ट्राइड। ओके, moving on further to our next section, last section of the day, which is section 25, which was section 31 of Indian Evidence Act. It does not deal with admissions, but it deals with admissions. It says कि admission जो है it is not conclusive proof, but it may stop, जो कि मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, सो ये कह रहा है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड, बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल्स अंडर द प्रोविजन हियर एंड आफ्टर कंटेन्ड। ओके, तो एडमिशंस जो हैं वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर जो पार्टी है वो उनके ऊपर एक्ट करती है, देन दीज एडमिशंस विल स्टॉप द पर्सन फ्रॉम सेइंग कि इट वॉज अ मिस्टेक और इट वॉज फॉल्स। Moving on further on our last slide of the day, which says कि admissions और estoppel में difference क्या है। So first of all definition का ही सबसे बड़ा तो difference है, which says कि admission जो है एक statement है made by a party or someone identified with the party suggesting any inference as to any fact or issue or relevant fact। और estoppel क्या होता है? A legal principle that prevents a person from denying or asserting something contrary to which has already been established as truth। Okay, तो वहां पे बेसिकली उनको रिट्रैक्ट नहीं करने दिया जाता है फ्रॉम वॉट एवर स्टेटमेंट दे हैव गिवन। सेक्शंस कौन से एडमिशंस के हैं? फ्रॉम 15 to 21 ऑफ BSA। एस्टॉपल का है 121 ऑफ BSA। बाइंडिंग इफेक्ट क्या है? एडमिशन जो है इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट स्ट्रॉन्ग एविडेंस एज दैट कैन बी रिबटेड। ओके, लेकिन एस्टॉपल जो है इट इज कंक्लूसिव, प्रिवेंट्स द पार्टी फ्रॉम गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड और एक्शन। ओके, इट इज कंक्लूसिव, इट इज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट इज पर्पस। पर्पस क्या एडमिशंस का? टू एडमिट और एक्नॉलेज द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि क्या ट्रूथ था क्या नहीं। ओके, लेकिन एस्टॉपल क्या है कि टू प्रिवेंट द पार्टी फ्रॉम टेकिंग पोजिशन कॉन्ट्रेरी टू देयर प्रीवियस स्टेटमेंट, यानी कि आपने जो पहले कहा था उसको आप उसके कॉन्ट्रेरी में आप एक्ट नहीं कर सकते, आप वापस अपनी स्टेटमेंट को नहीं ले सकते, और अगर किसी पर्सन ने उस पर एक्ट कर दिया है देन यू हैव टू स्टिक टू दैट स्टेटमेंट ओनली। ओके,
So finally guys, thank you so much for watching this video. I hope you are liking all these sessions. I've changed the slides for you. Now I am bringing proper slides for you क्योंकि शायद किसी को handwriting में ना समझ आए इसलिए. So guys, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.